कहते हैं परिवर्तन जीवन का आधार है और यही परिवर्तन हमने मोबाइल इंडस्ट्रीज में भी देखा है। कभी यहाँ यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड का राज था तो आज चीनी फोन की चलती है। लेकिन जिस तरह से माहौल बदल रहा है ऐसे में लगता है कि शायद बाजार फिर से बदलने को तैयार है। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं सन टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। आपने कभी सोचा है कैसे भारतीय मोबाइल बाजार बदला और यहाँ अचानक कैसे चीनी मोबाइल फोन यहाँ आए और छा गए? चलिए आज इस दास्तान को आपको भी बताते हैं। 1995 से 2003 में चमका नोकिया का सितारा। 31 जुलाई 1995 का वह दिन भारतीय मोबाइल इतिहास के लिए बहुत खास कहा जा सकता है, जब भारत में मोबाइल सर्विस की शुरुआत हुई थी। सर्विस की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता से किया गया था, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को कॉल किया था। उस वक्त यह कॉल कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से नई दिल्ली के संचार भवन में किया गया था। यह कॉल मोदी टेलस्ट्रा नेटवर्क मोबीनेट पर की गई थी, जो कि भारत के मोदी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया टेलीकॉम का ज्वाइंट वेंचर था। यहीं से भारत में मोबाइल का सफर शुरू होता है। हालांकि जहां तक भारत में पहली फोन कंपनी की बात है तो कोई नोकिया कहता है तो कोई मोटोरोला। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इस वक्त तक वैश्विक बाजार पर मोटोरोला का राज था, परंतु 1998 में फिनिश कंपनी नोकिया ने उसे पीछे छोड़ दिया और फिर नोकिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आलम यह हो गया कि 60% से भी ज्यादा बाजार पर नोकिया का राज कायम हो गया। हालांकि शुरुआत में सिर्फ नोकिया, मोटोरोला, एरिक्सन और अल्काटेक जैसे कुछ ही ब्रांड थे। 1998 के बाद भारत मोबाइल बाजार काफी तेजी से विकास करने लगा और जल्द ही सैमसंग, एलजी, सोनी और पैनासोनिक जैसे ब्रांड भी आ पहुंचे। इस वक्त तक बाजार में एक और बदलाव आया। मोबाइल में मल्टीमीडिया फीचर जोर पकड़ने लगा और म्यूजिक प्लेयर, एफएम रेडियो, कैमरे की मांग बढ़ने लगी और यहां से चाइनीज फोन की दस्तक भारत में हुई। इस वक्त दुनिया को दिख गया था कि मोबाइल के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन विकास उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा था जितना कि चाहिए था, क्योंकि भारत में मोबाइल सेवा के लिए इनकमिंग कॉल पर भी शुल्क चुकाना पड़ता था। परंतु 2003 तक भारत में न सिर्फ मोबाइल पर आउटगोइंग कॉल शुल्क कम हो चुके थे, बल्कि इनकमिंग कॉल का शुल्क भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद से मोबाइल बाजार दिन दुना और रात चौगुना विकास करने लगा। 2003 से 2007 के बीच अनब्रांडेड चाइनीज फोन की दस्तक। बाजार पर नोकिया का राज था और इसके बाद सोनी, मोटोरोला, सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियां भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, परंतु इनके फोन बहुत ही महंगे थे। ऐसे में सस्ते अनब्रांडेड चाइनीज फोन ने दस्तक दी, जो दिल्ली के गफ्फार मार्केट और लखनऊ के नाका सहित भारत के लगभग हर शहरों में अपनी पकड़ बनाने लगे। इनमें काफी तेज आवाज होती थी और खासकर मल्टीमीडिया फीचर पर जोर होता था। हालांकि क्वालिटी बहुत ही खराब होती थी। ऐसे में फोन्स की मांग तो थी, लेकिन बड़े तौर पर चाइनीज फोन को लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे और अब भी नोकिया, सैमसंग और सोनी ब्रांड ज्यादा पसंद किए जा रहे थे। इसी वक्त भारतीय मोबाइल निर्माताओं ने कदम रखा। वैसे तो एक समय पर 100 से ज्यादा कंपनियां भारत में आ चुकी थी, लेकिन इनमें मोदी ग्रुप का स्पाइस मोबाइल, माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसी कंपनियां प्रमुख थी।
जिन्होंने बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ से चाइनीज फोन की पकड़ और भी मजबूत हो गई, क्योंकि इस वक्त तक भारत में सिर्फ नोकिया फोन बनाता था और सभी कंपनियां बाहर से आयात करती थी। खासकर भारतीय कंपनियां तो पूरी तरह से चीन पर ही निर्भर थी, लेकिन चाइनीज फोन अब भी अपने नाम से नहीं आ रहे थे। दो 2007 से 2014 के बीच सैमसंग का राज और भारतीय कंपनियों की टक्कर। यहां से मोबाइल का एक नया दौर शुरू हो गया। इंडियन कंपनियों ने सबसे पहले डुअल सिम को अपनी ताकत बनाया, जहां कमजोर नेटवर्क से परेशान लोग इनसे जुड़ने लगे। इसके बाद मल्टीमीडिया और एंड्रॉइड फोन ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लिया। भारतीय कंपनियों का रिसर्च और डेवलपमेंट पर कुछ ज्यादा खर्च नहीं था, वे सीधा चीन से ही फोन इंपोर्ट करते थे। इस वजह से फोन के दाम भी कम होते थे। अब यहाँ से नोकिया अपने ढलान पर आ गया था और सैमसंग की पकड़ मजबूत होने लगी थी। वहीं कम प्राइस में ढेरों फीचर्स के नाम पर भारतीय निर्माताओं के फोन भी चल पड़े। नोकिया ने एंड्रॉइड को मना कर दिया और जनता ने नोकिया को नो कर दिया। इसका सीधा फायदा सैमसंग और भारतीय कंपनियों को मिलने लगा। 2012 तक नोकिया मोबाइल बाजार में काफी पिछड़ गया और अपना नंबर 1 का ताज सैमसंग के हाथों गवा बैठा। माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसे ब्रांड भी नोकिया से आगे निकल गए। इस समय तक कोई भी चाइनीज फोन निर्माता सीधे तौर पर भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं था। वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियां जिनकी अपनी अपनी फैक्ट्रियां चीन में थी, वे भारतीय निर्माताओं के लिए फोन बनाने लगे। 2012 के बाद भारत में मोबाइल कंपनियों की स्थिति कुछ इस तरह थी। सैमसंग नंबर 1 पर था, माइक्रोमैक्स नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 3 और लावा नंबर 4 पर काबिज था। परंतु एक बार फिर से बाजार बदलने को तैयार था। भारतीय बाजार की रौनक चीनी कंपनियों को नजर आ गई थी। फीचर फोन के बाद स्मार्टफोन का बाजार बढ़ने लगा था और लोग फोन पर अब काफी पैसे खर्च करने लगे थे। सबसे पहले 2013 में चाइनीज कंपनी जियोनी ने भारत में एंट्री की और इसके बाद से दूसरों के लिए भी दरवाजे खुल गए। 2014 से 2020 तक चीनी निर्माताओं का राज। भारतीय मोबाइल बाजार का आकार बड़ा हो गया था और चीनी कंपनियों की नजर इस पर आ गई थी। जो कंपनियां पहले भारतीय निर्माताओं के लिए फोन बनाती थी, वहीं अब दस्तक देने को तैयार थी। 2014 में शाओमी ने भारत में कदम रखा। इसी साल ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां भी आ गईं। साल के अंत तक वन प्लस भी आ चुका था। हालांकि इनमें सबसे अग्रेसिव रूप से शाओमी आया था। कंपनी ने ऑनलाइन के माध्यम से भारत में अपने कदम रखे, जबकि ओप्पो, वीवो की शुरुआत ऑफलाइन से हुई। 2014 से 2015 तक ये धीमे धीमे बढ़ रहे थे। इस वक्त तक भारत में 3G नेटवर्क भी आ चुका था और 4G को लेकर चर्चा जारी थी। जब भी भारतीय मोबाइल निर्माताओं से बात होती थी और पूछा जाता था कि 4G फोन को कब ला रहे हैं, तो उनका जवाब यही होता था कि अभी तो इंडिया में सही से 3G ही नहीं है, तो फिर 4G कैसे चलेगा। जबकि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियों ने अपनी 4G सेवा कुछ जगहों पर शुरू कर दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय मोबाइल निर्माता इस वक्त तक मजबूत स्थिति में थे, लेकिन इस बात को भी मानना होगा कि वे समय को भांपने में असफल रहे। चीनी मोबाइल निर्माता एक तरह से दरवाजे के अंदर आ चुके थे, बस उन्हें एक मौके का इंतजार था और यह मौका मिला सितंबर 2016 में। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो ने भारत में अपनी 4G सर्विस की घोषणा कर दी। कंपनी ने एक साथ पूरे देश में 4G VoLTE सर्विस की शुरुआत की और 3 महीनों के लिए सभी सेवाएं मुफ्त कर दी। बाद में इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। वहीं खास बात यह थी कि 3G के मुकाबले 4G की सेवा कई गुना सस्ती थी और साथ में कॉलिंग पूरी तरह से मुफ्त। यह दशहरा और दिवाली से ठीक पहले का समय था।
जब बाजार फोन से भरा हुआ था, भारतीय निर्माता अपने फोन स्टॉक कर चुके थे। दिवाली में बेचने के लिए ऑफर्स की घोषणा करने वाले थे। फोन का स्टॉक तो उनके पास था, लेकिन वह 3G था। कुछ 4G था, लेकिन उसमें सिर्फ LTE सपोर्ट तथा वो LTE नहीं। परंतु 6 सितंबर 2016 से भारत में सिर्फ 4G बोल्ड LTE फोन की मांग शुरू हो गई। भारतीय निर्माताओं का स्टॉक धरा का धरा रह गया और एक ही झटके में वे बाजार से बाहर हो गए। यह चोट इतनी बड़ी थी कि इसके बाद वे उठ नहीं पाए। वही वीवो, ओप्पो जैसे ब्रांड भारतीय कंपनियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े थे और मौका मिलते ही उन्होंने इसे पूरी तरह से भुना लिया। 2017 का आलम यह था कि हर गली गूचे में वीवो और ओप्पो के बोर्ड ही नजर आने लगे। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल और टीवी रियलिटी शो में भी ओप्पो वीवो ही दिखने लगे। भारतीय निर्माता भले ही गायब हो गए, लेकिन कोरियन कंपनी सैमसंग का दबदबा कम नहीं हुआ था। परंतु शाओमी की अग्रेसिव प्राइसिंग और यूनिक मार्केटिंग सैमसंग के लिए एक परेशानी जरूर खड़ी करने लगा था। और 2018 में वो खबर आ ही गई जिसे लोग शायद पहले से ही जानते थे। वर्ष 2018 के आखिरी तिमाही में यह घोषणा भी कर दी गई कि सैमसंग को पीछे छोड़ शाओमी नंबर 1 बन गया और फिर यह फासला बढ़ता ही गया। वही 2020 की शुरुआत में ही खबर आई कि सैमसंग वीवो से पिछड़कर नंबर 3 पर खिसक गया है। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि आज भारतीय मोबाइल बाजार के लगभग 80% हिस्से पर चाइनीज निर्माताओं का कब्जा है और जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या उठ पाएंगी भारतीय कंपनियां? हालांकि बॉयकॉट चाइना की मांग तो उठ रही है, लेकिन उनका बॉयकॉट इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज ये भारत में इन कंपनियों के फोन निर्माण और वितरण में लाखों लोग जुड़े हैं, जिस पर करोड़ों लोग निर्भर हैं। वहीं भारत में फोन निर्माण तो हो रहा है, लेकिन फोन के लिए बड़े कंपोनेंट्स चीन में ही बनते हैं। रही बात भारतीय कंपनियों की, तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठना और उठकर जीतना इस बार आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास फोन निर्माण के लिए फैसिलिटी नहीं है और ना ही चीनी कंपनियों की तरह इन्वेस्टमेंट है। परंतु एक चीज जरूर कही जा सकती है कि इस बार चीनी निर्माताओं को लेकर भारतीय मोबाइल कंज्यूमर्स में गुस्सा है और शायद इसी का फायदा उन्हें मिले। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें फेसबुक व यूट्यूब पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अभी के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।